वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण। जो ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है हम आज उसके बारे में बात करेंगे। ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया है उन्हें 3 भागों में विभाजित किया है। एक हमारा ज्ञानात्मक हो गया, एक भावात्मक हो गया और एक क्रियात्मक हो गया। ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक हमारा बुद्धि से रिलेटेड होता है, भावात्मक हमारा हार्ट से यानी भाव से रिलेटेड होता है और क्रियात्मक हमारा हाथ के कौशल से या मतलब कि किसी मनो संचालित क्षेत्र माना जाता है। तो जो ज्ञानात्मक हमारा, इनको जो ब्लूम का इस वर्गीकरण को इसीलिए 3H का नाम दिया गया है। 3H में क्या हो गया, आपका जो ज्ञानात्मक हो गया, जो बुद्धि से हो गया, उसे हेड से रिलेटेड मान दिया गया, और जो भावात्मक हो गया उसे हार्ट से रिलेटेड माना गया, और जो क्रियात्मक है उसे हैंड से रिलेटेड माना गया। इसीलिए ब्लूम के इस शिक्षण के उद्देश्य के वर्गीकरण को 3H के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसके एक एक जो इन्होंने वर्गीकरण किया है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में इनके सीक्वेंस पूछे जाते हैं। इनमें एक एक जो वर्ड होता है, एक एक स्टेप होता है, उसके बारे में पूछ लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिटेल से हम समझ लेते हैं इसे। तो ब्लूम का जो पहला जो वर्गीकरण है वो है ज्ञानात्मक क्षेत्र। ज्ञानात्मक क्षेत्र को ब्लूम है उन्होंने बुद्धि से संबंधित बताया, यानी जो हमारा हेड है उससे संबंधित बताया, और इसे ब्लूम ने 6 उपस्तरों में बांटा है। उपस्तर कौन कौन से? एक हमारा ज्ञान है, बोध है, प्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन है। इनके सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस याद करना इतना कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहला हमारा आता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है हमें कोई चीज़ याद करनी, हमें सिर्फ याद करनी है, ये नहीं सोचना, ये नहीं समझना है कि हम क्यों याद कर रहे हैं। सबसे पहले हमें उसको याद करना है, यानी जो ब्लूम का पहला जो उप स्तर है ज्ञानात्मक क्षेत्र का, उसमें याद करना आएगा आपका, यानी आपने कोई चीज़, आपको ज्ञान है उसको आपको सिर्फ याद करना है। नेक्स्ट हमारा आता है बोध, यानी कि समझ पैदा करना। हमने जो याद किया है उसको क्यों याद किया, मतलब उसका क्या अर्थ है। यानी मान लीजिए हमने 2 1 2 याद किया है, अब उसे तो हमने याद कर लिया, लेकिन दूसरे स्टेप पे हमें समझना है कि 2 1 2 क्यों है, मतलब कैसे, उसको समझना है, या 2 + 2 4 कैसे आया, इसको समझना है। थर्ड हमारा होता है प्रयोग। प्रयोग का मतलब होता है हमने जो ज्ञान सीखा है उसे व्यवहारिक जीवन में हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उसे कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। तो पहला हमारा ज्ञान हो गया, दूसरा बोध हो गया, तीसरा प्रयोग हो गया। चौथा हमारा आया विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है कि जो हमारा ज्ञान है उसे छोटे छोटे खंडों में आप बांट लीजिए और उसके बाद उसका अध्ययन कीजिए, उसे समझिए। जैसे इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपकी अगर पूरी बॉडी है तो आप उस पूरी बॉडी को एक साथ मत पढ़िए, आप पहले उस बॉडी में से ब्रेन के बारे में पढ़िए, फिर हार्ट के बारे में पढ़िए, फिर लीवर के बारे में पढ़िए, फिर पैर के बारे में, हाथ के बारे में, नाक के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़िए, जिससे आपको हर एक पार्ट के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और इस तरीके से विश्लेषण से, यानी छोटे छोटे खंडों में अगर हम ज्ञान को बांट लेते हैं तो वो ज्ञान हमें अच्छे से याद रहता है और बहुत ही स्थायी तरीके से हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो विश्लेषण का मतलब होता है कि आप ज्ञान को छोटे छोटे खंडों में बांट लीजिए और उसके बाद उसका अध्ययन कीजिए। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है कि आपने जो ज्ञान के छोटे छोटे खंडों को बांटा है उसको अब एक साथ कर दीजिए, यानी कि आपने ब्रेन के बारे में पढ़ा, आपने हार्ट के बारे में पढ़ा, आपने आइज़ के बारे में पढ़ा, नोज़ के बारे में, अब आप पूरी बॉडी बना दीजिए। तो जब आपने पूरी बॉडी बना दी तो संश्लेषण का मतलब हो गया आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान जो हुआ उसे आपने एक जगह संगठित कर दिया, अब वो पूरी बॉडी बन गई, यानी एक पूरा ज्ञान बन गया। अब आपसे उस पूरी बॉडी के बारे में किसी भी पार्ट के बारे में पूछा जाएगा तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर लोगे। तो संश्लेषण का मतलब होता है कि आपने जो कुछ भी ज्ञान सीखा है उसे आप एक जगह संगठित कर लीजिए। तो जो संश्लेषण होता है वो विश्लेषण का बिल्कुल अपोजिट होता है। नेक्स्ट हमारा है मूल्यांकन, यानी सबसे पहले ज्ञान, फिर बोध, उसके बाद जो है आपका प्रयोग आया, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, और नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है जो ज्ञान हमने सीखा उसका मूल्यांकन करना। ये ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था ज्ञानात्मक क्षेत्र का। इसमें क्रेथवाल और एंडरसन ने 2001 में थोड़ा सा सुधार किया। उन्होंने जो ब्लूम ने बोध यानी जो समझ दिया था उसकी जगह इन्होंने बोध वर्ड का यूज़ किया, और जो संश्लेषण, जो हमने सारे ज्ञान को एक जगह इकट्ठा किया था, वो संश्लेषण ब्लूम के जो ज्ञानात्मक क्षेत्र में था संश्लेषण कहलाता था, जिसे क्रेथवाल और एंडरसन ने रचना करना या बनाना बोला, यानी सृजनात्मकता बोला। तो क्रेथवाल और एंडरसन ने ये थोड़ा सा सुधार किया ज्ञानात्मक क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा है भावात्मक क्षेत्र। ब्लूम ने इसके इसके मतलब जो भावात्मक क्षेत्र था इसे 5 उपस्तरों में विभाजित किया है। तो इसमें 5 स्तर कौन से हैं? आग्रहण,
प्रतिक्रिया, आकलन, संयोजित करना, निरूपण करना। भावात्मक क्षेत्र हमारा हार्ट से रिलेटेड होता है, यानी जिसके अंदर भाव होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, आग्रहण। आग्रहण यानी हम पहले सामने वाले की बात को सुनेंगे, यानी अध्यापक क्या बोल रहा है उसको सुनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है प्रतिक्रिया, यानी हम उसको सुनने के बाद उस चीज़ पर प्रतिक्रिया करेंगे। ठीक है, यानी उसमें हम सहभागी बनेंगे एक तरीके से। पहले हमने बात को सुनी सामने वाले की, फिर उसके बाद हमने उसमें अपने सहभागिता जाहिर की। फिर तीसरा हमारा ये होता है आकलन, यानी हम जो कुछ सीख रहे हैं वो हमारे व्यवहारिक जीवन में किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, यानी वो हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है। तो आकलन करने में ये है। उसके बाद संयोजित होता है और निरूपण होता है। नेक्स्ट हमारा होता है क्रियात्मक या मनोसंचालित क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा हाथ से रिलेटेड होता है, हाथ हैंड से रिलेटेड होता है, यानी किसी कौशल से संबंधित होता है। तो यह स्तर छात्रों के कौशल विकास से संबंधित होता है। इसको भी ब्लूम ने 5 स्तरों में विभाजित किया है। एक प्रतिरूपता हो गई, नेक्स्ट हमारा हस्त कौशल, फिर परिशुद्धता, स्पष्ट अभिव्यक्ति और उसके बाद प्रकृतिकरण। तो ब्लूम का जो ये क्रियात्मक यानी मनोसंचालित क्षेत्र होता है वो हाथ से रिलेटेड होता है, किसी कौशल से रिलेटेड होता है। इसमें प्रतिरूपता के अंतर्गत ये आता है कि शिक्षार्थी पहले देखता है उसे किस टाइप का कौशल सीखना है, यानी वो अपने अंदर एक मॉडल देखता है। किसी व्यक्ति के अंदर कोई कौशल है तो वो उसको अपनाना चाहता है और अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लेता है कि मुझे ये कौशल सीखनी है, तो वो प्रतिरूपता कहलाती है। नेक्स्ट हमारा आता है हस्त कौशल। अब वो क्या करता है, हस्त कौशल में प्रयास करता है, किसी उपकरण के साथ कोशिश करता है कि उस कौशल को मुझे कैसे सीखना है। यानी कि जब वो किसी उपकरण के सहारे से उस चीज़ को सीखने का प्रयास करता है, उसके अंदर थोड़ी बहुत आत्मविश्वास पैदा होती है कि हाँ मैं इस चीज़ को सीख सकता हूँ, तो वो हस्त कौशल के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है परिशुद्धता। जब किसी चीज़ को आप बार बार कोशिश करोगे, यानी मान लीजिए आप साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हो, एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, लेकिन लास्ट में आप धीरे धीरे करके आपको बैलेंस बनाना आ जाएगा। तो परिशुद्धता के अंतर्गत ये आता है कि आप जो कोई भी हस्त कौशल सीख रहे हो, जो भी कौशल आप सीख रहे हो, जब उसे बार बार आप प्रयास करोगे तो उसमें थोड़ी बहुत आपके अंदर शुद्धता यानी कि विकास होना शुरू हो जाएगा कि हाँ आप उस चीज़ को कर लोगे। नेक्स्ट आता है स्पष्ट अभिव्यक्ति। स्पष्ट अभिव्यक्ति मतलब कि जब आप बार बार प्रयास कर रहे हो, बार बार प्रयास कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप उस चीज़ को बिल्कुल सीख लेते हो, यानी कि आप उसमें परफेक्ट हो जाते हो। नेक्स्ट हमारा प्रकृतिकरण। प्रकृतिकरण का मतलब होता है कि आपने जो हस्त कौशल सीख लिया, जिसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति आपके अंदर आ गई, यानी आप कॉन्फिडेंट हो गए कि अब आप इस कौशल को मतलब आप सीख गए। तो प्रकृतिकरण में ये होता है कि आप उस हस्त कौशल को उस वातावरण के साथ साथ किसी नई परिस्थिति में भी उपयोग कर सकते हो, तो इसे प्रकृतिकरण कहते हैं। तो ये हमारा आज ब्लूम का शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण था। इन्होंने 3 भागों में बांटा है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इसमें एक छोटा सा वर्ड है मेटाकॉग्निटिव ज्ञान, ये दिया हुआ है। ये कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है जो मेटाकॉग्निटिव ज्ञान होता है, इसका अर्थ होता है ज्ञान का ज्ञान, अर्थात ज्ञान के बारे में जानना, यानी हमें ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है उसका ज्ञान प्राप्त करना, यानी किस तरीके से हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो इसका ये मतलब, इसको क्या कहते हैं, मेटाकॉग्निटिव ज्ञान कहते हैं।